माइक चेक कर लीजिए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। द स्मार्ट विजन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग अतीत से अंत तक की प्रश्न श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी हम लोगों ने जीएस के पार्ट के हिस्ट्री का, गुड आफ्टरनून मनीष जी। हमने मनीषा जी, जिस हम लोग ने जो जीएस के जितने भी पार्ट, जीएस के पार्ट और प्लस सब्जेक्ट के जो पार्ट हम लोगों ने हिस्ट्री का अभी तक प्रैक्टिस सेशन किया है पूरा से, आप लोगों का एलटी का आज एग्जाम हुआ है। एलटी में जो भी 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए हैं, अगर आप पूरे पेपर को आप पीछे के देखेंगे, आपके सारे प्रश्न उसी में से मिल गए हैं। तो कहने का मतलब हम लोग जो दिशा को लेकर चल रहे हैं, वो दिशा हमारी क्या एकदम सही डायरेक्शन में लेकर चला जा रहा है। और इसी तरह आपको मैं बता रहा हूँ, आपका 90 से 95% आपका हिस्ट्री का भी सेम प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है कि जो भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो भी हम लोगों ने उसके विषय में बात, जितने भी पीडीएफ को, उसको क्लास को हम लोगों ने देख लिया, सारी क्लासों क्या हम इस पे चर्चा करेंगे। सर एमपी से हूँ, एमपी सेट हिस्ट्री का नहीं करवाएंगे क्या आप? क्यों नहीं भाई, अरे हिस्ट्री प्रभु सब वही है, टेंशन ना लो। कुछ चीजें रहेंगी एमपी की स्पेशल हम लोग बता देंगे भैया, ठीक ना। प्रणाम भैया प्रणाम। तो कुछ चीजें जो रहेंगी हम लोग हिस्ट्री का तुरंत उसमें बता, बाकी आपका पूरा इतिहास यही है। कुछ एमपी स्पेशल आता है, और एमपी स्पेशल एग्जाम पहले आपको क्या कुछ चीजें आपको उसमें अलग से एमपी स्पेशल का हम लोगों ने चर्चा कर देंगे। बाकी और चाहे जो भी एग्जाम है, हर राज्य की एग्जाम की मैं बात बताऊँ, इतिहास का आपका लगभग वही पार्ट होता है, बस केवल कुछ वहाँ का स्पेशल अलग होता है। ठीक है भैया, तो आप उसके लिए आप टेंशन न लीजिए। और रही बात, आज जो हमने बताया कि एलटी का जो एग्जाम हुआ था, एलटी की एग्जाम इतिहास के 3 से 4 प्रश्न के आसपास आए हैं, सब के आपके इसी उसमें डिस्कस से, जो भी हम लोगों ने क्लास डिस्कस किया, जो भी हम लोगों ने जीएस के पोर्शन को, जो भी हम लोगों ने क्या सब्जेक्ट, उसी में से सारे प्रश्न आपको मिल गए हैं। तो कहने मतलब बहुत घबराने की बात नहीं, जो एलटी वाले बच्चे हैं, आपका इसी में से प्रश्न आना है, तो इसी में से आपको मिलेगा भी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे पहली चीज, पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है भाई। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, ज्यादा समय न लेते। अपने क्वेश्चन बैंक से सर पेपर सेट कर रहा है। बिल्कुल भैया बिल्कुल। देखिए क्या है कि अगर देखा जाए तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ही है आयोग के। ठीक भैया, तो रिपीटेड क्वेश्चन जब आएगा, स्वाभाविक बात जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसी में से आपका प्रश्न मिल गया। एक बार आप देख लीजिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक भैया, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अब सब्जेक्ट की पर ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट अगर आपका कवर रहेगा, तो आपका क्या है, जी अपने आप हिस्ट्री का पार्ट अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों के युक्त समाधान मिले हैं। यहां पे प्रश्न यही है कि जो मध्य पाषाणिक स्थल है, उसमें से आपको अस्थि पंजरों से युक्त जो समाधान है वो प्राप्त हुए हैं। वो कहां से प्राप्त हुए हैं, प्रश्न आपका यही है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना भाई, कहां से प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, महदहा से प्राप्त हुए हैं, सरायनाहर से प्राप्त हुए हैं, या अब इसमें ऑप्शन देखना है, 1 और 2 दोनों से प्राप्त हुए हैं, 2 और 3 से प्राप्त हुए हैं, 1 3 से, और 3 और 4 से प्राप्त हुए हैं। तो जब यहाँ पे अगर आप देखते हैं आंसर सी, बिल्कुल बिल्कुल सी, 2 और 3 नहीं भाई, 2 3 नहीं, आंसर आपका आएगा 3 और 4। आंसर 3 4 सही होगा, महदहा से और सरायनाहर राय से। भीमबेटका की बात करते हैं, तो भीमबेटका ऑलरेडी क्या है, चित्रकला से अपने संबंधित है। यहाँ प्राचीन चित्रकला, प्राचीनतम चित्रकला का साक्ष्य प्राप्त होता है भीमबेटका से। ठीक है, आदमगढ़ की बात करते हैं, तो यहाँ पशुओं का पसवाड़े का साक्ष्य मिलता है। लेकिन पूछा गया समाधान की बात किया गया, समाधान की बात किया जीआर शर्मा के द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में महदहा और सरायनाहर राय दोनों स्थलों की खोज की गई है, और इन स्थलों में क्या है, समाधान प्राप्त हुए हैं। कई जगहों पर युग्म समाधान भी मिलते हैं, युग्म समाधान, जैसे महदहा से।
युग समाधान। महदहा से प्रतापगढ़ जिले में महदहा, सराय नाहर राय और इसी के साथ साथ एक दमदमा से भी क्या है, अस्थिपरीक्षण या समाधान, मानव के समाधान प्राप्त होते हैं। दमदमा से अगर देखा जाए सबसे अधिक 41 प्राप्त होता है। कितना? 41 समाधान प्राप्त होते हैं। तो तीनों स्थलों से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन में आपका दमदमा नहीं है, लेकिन क्या है, महदहा और सराय नाहर है। तो 2 और 3 और 4 आपका आंसर सही होगा भैया। ठीक है, कितना सही होगा? 3 और 4 होगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां से निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से ऊंट की अस्थि मिली है? मतलब ऊंट की अस्थियां कहां से मिली है, प्रश्न आपका यही। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त होती है भाई? कहां से होती है? कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। क्या होगा? किससे प्राप्त हो रही भाई? इसका आंसर दीजिए। कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। तो आपको सबको ध्यान में होगा कि जब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो, सॉरी कालीबंगा से ही आपका क्या है, यहां से अस्थिपंजर के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं? ऊंट के। राइट आंसर आपका क्या भाई? राइट आंसर आपका है कालीबंगा। कालीबंगा से क्या है, अस्थिपंजर की, ऊंट के अस्थिपंजर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक भैया, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया? इतिहास और पुराण को पंचम वेद का उल्लेख मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता? प्रश्न आपका यही है। क्या ऐतरेय उपनिषद में मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, या श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है? इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इस प्रकार के अगर प्रश्न आएंगे तो इसका मतलब आपके अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, दमदार प्रश्न आ रहे हैं, टफ प्रश्न आ रहे हैं। इसका बताइए फटाफट भाई। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? इसका आएगा आंसर, चलिए बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, इसका छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में क्या है, इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा गया। छांदोग्य उपनिषद से कुछ और महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। जैसे अगर हम छांदोग्य उपनिषद की बात करते हैं तो यहां से इसी उपनिषद के अंतर्गत सबसे पहले क्या है, प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और जो प्रथम 3 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। जब चारों आश्रमों के एक साथ उल्लेख की बात करेंगे, चारों आश्रमों का उल्लेख कहां प्राप्त होता है? वो जबालोपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है। देवकी पुत्र कृष्ण का भी उल्लेख मिलता है। पूछा जाता किस उपनिषद में मिलता है, तो यहां पर भी देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद फिर कुछ चीजें और अगर पूछा जाए, भाई छांदोग्य उपनिषद किसका उपनिषद है, किस वेद का उपनिषद है, तो यह सामवेद का उपनिषद है। सामवेद का उपनिषद है। ठीक भैया, तो यह सामवेद का उपनिषद है। भैया गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून कविता जी, गुड आफ्टरनून। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या हो यहाँ पे, जिसमें इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया, किसमें कहा गया भाई? छांदोग्य उपनिषद में कहा गया। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उशक बौद्ध धर्म में कठिन समारोह संबंधित था। उशक बौद्ध धर्म में कठिन समारोह संबंधित था। कठिन समारोह किससे संबंधित है? प्रश्न आपका यही है। तो फिलहाल हो सकता है आप लोगों के लिए सब थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं। तो क्या है ये? वस्त्र वितरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये वस्त्र वितरण से संबंधित है। अब ये होता क्या है, बात ये आ जाती भाई ये है क्या उशक समारोह? जो बौद्ध धर्म में कठिन समारोह इसे कहा जाता है। ये होता क्या था, जब महात्मा बुद्ध जब सारनाथ में जब ज्ञान प्राप्त कर, जब इनको बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिए हैं कहाँ पे? सारनाथ में। जब उन 5 सन्यासियों को इन्होंने क्या कहते हैं, 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहले प्रथम उपदेश दिया, उसी के कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया था, वहीं पर वस्त्र वितरण किया था।
वस्त्र वितरण किया था, और उसी वस्त्र वितरण को क्या बौद्ध संघ में कठिन समारोह के नाम से जाना जाता है। जो उन्होंने वस्त्र वितरण किया था बौद्ध संघ में, उसी को क्या कहा जाता है, कठिन समारोह के नाम से जाना जाता है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ दो राजा शासन करते थे? मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया था कि उसमें दो महाजन, दो लोग साथ मिलकर शासन करते थे, और यह क्षेत्र तो कौन था? क्षुद्रक था, पत्तल था, शिव था, सौभूत था। तो ये जो आंसर मिलता सिंधु क्षेत्र, जो पत्तल आपका क्षेत्र है, पत्तल सिंधु क्षेत्र के पास है, सिंध प्रदेश में, सॉरी सिंध प्रदेश, जो सिंध का क्षेत्र है वहां पर पत्तल नामक दो कबीले के रूप में रहा करते थे। वहां पे दोनों क्या करते, यहाँ पे एक साथ दो महाजन साथ में समिति के रूप में शासन करते थे। तो राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पे? पत्तल। ठीक भैया, राइट आंसर क्या है? पत्तल। क्लियर जी, 5 का 2 बिल्कुल। अगला प्रश्न है, श्रावस्ती में मखली गोसाल अधिकांशतः हाला हला की कार्यशाला में ठहरते थे। ये हाला हला महिला है, ये हाला हला एक महिला का नाम है। हाला हला महिला की कार्यशाला मतलब उसके निवास गृह में जाके ठहरते थे, रुकते थे। वह महिला किस समुदाय से संबंधित है? जो हाला हल महिला थी वो किस समुदाय से संबंधित थी जहां पर मखली गोसाल जाके रुकते थे? अब मखली गोसाल कौन थे? तो मखली अगर गोसाल की बात करते हैं, ये कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक प्रवर्तक थे, आजीवक संप्रदाय। हालांकि ये पहले महावीर स्वामी के साथ मिलकर तपस्या करते थे, तपस्या कर रहे हुए रहते थे, लेकिन क्या है बाद में उनसे इनका क्या कहते हैं विरोध हो जाता है। तब इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, और महावीर स्वामी जो थे वो किससे जुड़ जाते हैं? वो जैन धर्म को के प्रवर्तक के रूप में आ जाते हैं। तो कौन किस समुदाय की महिला थी? ये कुम्हार समुदाय की महिला थी। किस समुदाय की भैया? ये कुम्हार समुदाय की महिला थी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हुआ? 1। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में उल्लिखित दक्षिणा पथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन थे? पहले तो जान लीजिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी क्या है। यह एक पुस्तक है। क्या है ये? यह एक पुस्तक है। पुस्तक है, ये माना जाता है अज्ञात व्यक्ति ने लिखा, कोई मतलब इसकी जानकारी नहीं मिल पाती किसने लिखा है। इसमें क्या है, भारत और रोम के साथ जो व्यापारिक संबंध है उसका उल्लेख मिलता है। भारत और रोम के साथ व्यापारिक संबंध का यहाँ पे उल्लेख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या है कि इस पुस्तक में पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में जो उल्लेख मिलता है कहाँ पे, अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि, जो अंतर्देशीय मतलब एक देश से दूसरे देश जो बाजार थे, तो वहां पे कौन कौन से बाजार यहाँ पे उल्लेख मिलता है? क्या अमरावती नागार्जुन कोंड का उल्लेख मिलता है, कल्याण कन्हेरी का मिलता है, नासिक जुन्नर का मिलता है, प्रतिष्ठान और तगर का मिलता है। तो आपका आंसर बिल्कुल वेरी गुड भाई, बहुत सुंदर। क्या है सही आपका? 7 का डी, गुड। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? प्रतिष्ठान एवं तगर। कौन सा है भाई? प्रतिष्ठान एवं तगर। ये जो क्षेत्र था मतलब ये यहाँ पर ये दिखा, यहाँ पे इसका इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि यहाँ से व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। ठीक है, और इसमें एरिथियन ऑफ सी के अनुसार जो माना जाता है कि अरिकामेडु नगर जो था वहां पे रोमन बस्ती का भी साक्ष्य मिलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है? मतलब न्याय की बात किसमें की जाती है? किसमें भाई? मालविकाग्निमित्रम में, मृच्छकटिकम में, मुद्रा राक्षस में, रत्नावली में। इसका बताइए। अच्छा प्रश्न है। क्या है भाई? गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जगदीश जी। यहाँ पे जो आंसर आपका बनेगा क्या है? मृच्छकटिकम में। मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? अगर पूछा जाए मृच्छकटिकम जो है ये किसकी पुस्तक है? यह शूद्रक की पुस्तक है। इस पुस्तक के अंतर्गत चारुदत्त
नामक ब्राह्मण व्यापारी और वसंत सेना गणिका का उल्लेख मिलता के प्रेम प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। वसंत सेना नामक गणिका और चारुदत्त नामक क्या है जो ब्राह्मण व्यापारी था, इनके प्रेम प्रसंग का वहां पे उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे जो उल्लेख मिलता है क्या कहते हैं, इसी में न्यायालय एक न्यायालय की बात दिखाई जाती है, मतलब कैसे न्याय व्यवस्था का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये किस में मिलता है, मृच्छकटिका में मिलता है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा निम्नलिखित शासकों को और उनकी उपाधियों के युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न पूछा गया, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए भाई कौन सा सुमेलित नहीं है। बुद्धगुप्त ने परम दैवत की उपाधि धारण की, कुमारगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण किया, प्रवरसेन द्वितीय परम माहेश्वर की उपाधि धारण किया और हर्ष परम सौगात की उपाधि धारण किया। यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है, तो इसका मतलब राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा भाई। देखिए, परम भागवत बाद के सभी गुप्तों का नाम आ जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जब नाम आता है उसके बाद और गुप्तों का भी उल्लेख मिल जाता है परम भागवत में। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से अगर परम सौगात की बात करते हैं तो परम सौगात ये हर्ष की नहीं थी, हर्ष की परम माहेश्वर उपाधि थी। क्या उपाधि थी, परम माहेश्वर उपाधि धारण करता था। परम सौगात की उपाधि जो धारण किया था ये पाल वंश के शासक उपाधि करते थे। ठीक भैया, पाल वंश के जो शासक थे वो उपाधि धारण किया करते थे। देवपाल हुए, धर्मपाल हुए, सब परम सौगात की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, अब दूसरी चीज, बाकी सारी आपके यहाँ पे आंसर सही है। क्लियर हुआ ना, कोई डाउट नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने एक बौद्ध विहार बनवाया। उसे पीछे हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, इन सब प्रश्नों की। कुछ प्रश्नों की चर्चा किसी में आपको किसी प्रैक्टिस सेशन में आपको मिल चुका है। भाई कहाँ पे निर्माण करवाया था, बस क्या प्रश्न का स्वभाव बदला है। तो जो निर्माण करवाया था उनकी राजकुमारी ने ये सारनाथ में करवाया था। उनकी पत्नी थी कुमार देवी जो थी वो किसकी पत्नी थी, गोविंद चंद गढ़वाल की। ये गढ़वाल वंश के शासक थे, सबसे प्रसिद्ध शासक थे। और गढ़वालों का जो क्षेत्र माना जाता है वो क्षेत्र था, पहले प्रारंभिक जो था बनारस था, बाद में कन्नौज उनकी राजधानी स्थापित होती है। तो बनारस और कन्नौज उनका मुख्य केंद्र हुआ करता था। इसी गढ़वाल वंश का एक शासक था जिसका नाम क्या था, उसका नाम जयचंद था, जो मोहम्मद गोरी के द्वारा पराजित हुआ था। भैया ये भैया नमस्ते नमस्ते, समझ जी नमस्ते। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, 3, सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने एक बौद्ध विहार बनवाया। यह ऑलरेडी क्या है, एक बौद्ध धर्म को मानने वाली महिला थी, बौद्ध धर्म को मानती थी ये। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। नहीं ये पूछा भाई, अब देखते हैं क्या नहीं है। यहाँ पे एक तरफ ग्रंथ लेखक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बीच में गैपिंग है, रुक जाइए। ये जो है नर्ममाला किसकी पुस्तक, क्षेमेंद्र की। रत्नावली किसकी पुस्तक, क्या हर्ष की है। प्रतिमा नाटक भास की है। मालती माधव भारव की है। इसमें पूछा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। और आप इस तरह ध्यान रखिएगा, नर्ममाला क्षेमेंद्र की है, चाहे इंग्लिश का आप देखेंगे गैपिंग कर लिया गया है इसमें, उसी प्रकार यहां पर भी है। तो ये आपका मालती माधव जो होगा ये अलग होगा। मालती माधव जो है ये अलग है, क्योंकि मालती माधव की रचना भारव ने नहीं बल्कि किसने की थी, भवभूत ने की थी। भवभूत ने की थी, भारव में ने नहीं की थी। ठीक है, बाकी अन्य पुस्तकें क्या है, सुमेलित है भैया। ठीक है, ध्यान में आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने अपने आप को कलिकाल वाल्मीकि कहा। कलिकाल वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि की तरह माना अपने को, वह कौन सा कवि था। और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है, क्या भवभूत था, कालिदास था, राजशेखर था या संध्याकार नंदी, जो अपनी तुलना वाल्मीकि के साथ करता है। 12 का बी, कालिदास नहीं भाई, कलिकाल हम कह रहे हैं। एक आंसर बहुत अच्छा आ रहा है, 12 का बी। नाम तो इनका पूरा नहीं आ रहा है, अनी करके आ रहा है इसमें। 12 का डी ही है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छे। किसने कहा था, संध्याकार नंदी ने। संध्याकार नंदी किस समय की बात ये करता है, संध्याकार नंदी ने एक कुमारपाल थे,
सॉरी रामपाल, रामपाल थे। और इसी रामपाल के ऊपर इसने लिखा है, पुस्तक लिखा है, रामचरित करके लिखा है। ठीक है, कौन पुस्तक लिखा है? रामचरित लिखा है, जो दो अर्थी पुस्तक मानी जाती है। ठीक भैया, दो अर्थी पुस्तक मानी जाती है, उसी पे इन्होंने लिखा है। और वो रामायण से तुलना की गई है। अपने यहाँ रामपाल को की तुलना राम से किया है और स्वयं की तुलना वाल्मीकि से किया है। रात में नहीं होती है आपकी क्लास? तो भैया रात में जीएस के अलग से हम लोग चलाते हैं, ज्यादा हमारी क्लास तो आपकी सेम यही टाइम में आपको मिलेगी, जो सब्जेक्ट की क्लास आपको इसी टाइम मिलेगी। वो कभी कभी कुछ जीएस के लिए पर्पस पे हम लोग कुछ अलग क्लास ले लेते हैं। ठीक भैया, ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद का प्राचीनतम भाष्यकार, ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम भाष्यकार कौन था? सबसे प्राचीनतम पूछा जाता भाष्यकार कौन था? कौन था भाई? माधव भट्ट था, सायर था, स्कंद स्वामी था, वेंकट माधव था। तो आपको जब ध्यान में होगा कौन था भाई? प्राचीनतम पूछा है। क्या बता रहे थे भाई कालिदास को? श्रवण जी, किस किस प्रश्न का? कल कोई टीचर कालिदास को बता रहे थे सर जी। अरे बताइए कौन प्रश्न पहले ये। अच्छा, इसका इसका कलिकाल वाल्मीकि। देखिए, जब आप पढ़ेंगे पुस्तक इनकी जब रामपाल के विषय में यहाँ पे पढ़े, संध्या कानंदी के विषय में पढ़ेंगे, इनकी जो पुस्तक पढ़ेंगे इसी में रामचरितम पुस्तक राम है। और उसी रामचरितम में रामपाल को राम की तरह और अपने स्वयं को वाल्मीकि की तरह बताया था। ठीक भैया, स्वयं को वाल्मीकि की तरह बताया। तब जो भी भाई बताए वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो है वास्तव में हम उसकी बात बता रहे हैं। कौन टीचर क्या बताया था ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन जो आपका है आंसर, जो एग्जैक्ट आंसर सही है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक भैया, चलिए। तो यहाँ पे प्रश्न आपका क्या था? यहाँ पे स्कंद स्वामी, स्कंद स्वामी जो थे वो ऋग्वेद के प्राचीन भाष्यकार थे, स्कंद स्वामी थे। ठीक भैया, दूसरी चीज जी, ऋतु कुशवाहा जी नमस्ते भैया। हाँ भैया सरवण जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम और आप प्रयास यही करेंगे जो वास्तव में है। हो सकता है जो टीचर बताया रहा हो मिस्टेक हो गई हो, या कोई और चीज हो, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मेन चीज जो है, जो आपका मेन आंसर है, हम उसी की बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे स्कंद स्वामी थे। सायण की बात किसी ने आंसर दिया था, सायण की बात करते हैं। सायण माने जाते हैं, इनका ये विजयनगर साम्राज्य के समय में थे, विजयनगर शासकों के हरिहर बुक्का के समय के थे। और इन्होंने वेदों पर अंतिम भाष्य लिखा था, और सबसे प्रामाणिक भाष्य वही माना जाता है सायण के द्वारा। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक अगर ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद में प्राचीनतम भाष्यकार पूछा जाता है तो स्कंद स्वामी का नाम आता है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद खिलजी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत निम्नलिखित में से किस शासक ने उसका पुनरुद्धार किया था? आपको पता है, महमूद ने जब 1025 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, और उसने क्या किया? तो उसने क्या किया था, यहां पे मंदिर को, बहुत सारी संपत्ति को तोड़ लिया था, मंदिर को नष्ट कर दिया था। तो बाद में एक शासक होता है, गुजरात के चोलंकी वंश का शासक ही होता है, जिसका नाम था क्या? कुमारपाल। कुमारपाल ये जैन धर्म से भी प्रेरित था। और इसने क्या किया, यह जो शासक था कुमारपाल ने, ये अपने राज्य में पशु हत्या इन सब पर मतलब निषेध लगा दिया था, रोक लगा दी थी। ठीक है, और इसी ने इसका फिर से पुनरुद्धार किया था, फिर से उसका क्या किया था? निर्माण किया था कुमारपाल ने। क्लियर भैया? क्लियर हुआ ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, मतलब जब अपने बिस्तर को बदलता था, तो उन्हें बेच दिया जाता था, और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दे दिया जाता था। इस लोदी सुल्तान, देखिए ऑप्शन दे दिया लोदी, इसका मतलब लोदी ही होगा। सुल्तान की पहचान कीजिए। मतलब एक ऐसा सुल्तान था, अच्छा प्रश्न है ये, कि एक ऐसा सुल्तान था जिसने जब वो अपना बिस्तर बदलता था, उसके बिस्तर को बेचा जाता था, नीलाम किया जाता था। ठीक है, जैसे आज अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो कभी सचिन का बल्ला नीलाम होता है तो लोग बड़ी बड़ी बोली लगा खरीदते हैं।
ऐसा नहीं बल्ले की बहुत बड़ी कीमत होती है, आज से वो बल्ला मिल रहा है उसकी कीमत होती है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे सुल्तानों के साथ भी होता था। तो उनके बिस्तर को जब हटा उनके बिस्तर को बेचा जाता था तो उस धन से इसने निर्धारित किया था कि जो अनाथ लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां, अनाथ मुस्लिम लड़कियां हैं, उनके शादी विवाह के रूप में उसका उपयोग किया जाता था, उनको दहेज के रूप में दिया जाता था। ठीक है, तो वो कौन शासक था? तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है भाई आपका 15 का बी। बिल्कुल, बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छे। सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक दो ऐसे सुल्तान हुए थे जिन्होंने उसमें मुस्लिम लड़कियों के शादी विवाह से संबंधित धन इकट्ठा करते जब विवाह करवाते थे। ठीक है, ये मुख्य रूप से कट्टरपंथी भी दोनों थे, दोनों कट्टरपंथी भी थे और दोनों ने क्या किया था, इस प्रकार का कार्य किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बादशाह शाहजहां और गुरु हरगोबिंद के बीच संघर्ष आखेट के मुद्दे पर जिसके कारण एक के बाद एक सैन्य संघर्ष हुए, सिख सेना का नेतृत्व किस पठान ने किया था? देखिए प्रश्न यही है कि जब माना जाता है मुगल बादशाह का एक बाज था, वो उड़कर चला जाता है, गुरु के खेमे में चला जाता है। गुरु हरगोबिंद सिंह उस समय सिखों के गुरु थे। इनके खेमे में जब चला जाता है तो इन्होंने उसको पकड़वा लेते हैं। शाहजहां इनसे मांगता है लेकिन इन्होंने देने से मना कर दिया और यही कारण था शाहजहां ने गुरु के ऊपर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, यही मेन कारण था। तो उसमें पूछा जाता है भाई किसने गुरु की सेना का नेतृत्व किया था? सिख सेना का नेतृत्व किया पाइंदा, बिल्कुल पाइंदा खां। वेरी गुड भाई, बहुत सुंदर, अच्छी तैयारी है। किसने किया था? पाइंदा खां ने नेतृत्व किया था भाई। ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छा है। तो राइट आंसर क्या है? ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके काल में अष्टप्रधान मंडल में पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा? बहुत सुंदर प्रश्न है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर घटना पढ़े होंगे। ठीक है, ऐसे संभावित प्रश्नों में सब आ जाते हैं, आ सकते हैं प्रश्न कि किसके शासनकाल में अष्टप्रधान मंडल में। अब अष्टप्रधान मंडल की बात हो रही है, इसका मतलब कहाँ की बात हो रही है? मराठों की बात हो रही है। ये घटना शिवाजी की मृत्यु के बाद की है। ठीक है, तो उसमें पूछा गया एक प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा नामक दो जोड़े का मतलब दो नए पद का सृजन किया गया। तो यहाँ पे एक नाम आता, आपको पता होगा कि जब इनकी क्या कहते हैं, शिवाजी के जो पुत्र संभाजी की जब हत्या हो जाती है, मार दिए जाते हैं, उसी के बाद मराठा प्रशासन किसके हाथ में आ जाता है? मराठा प्रशासन आ जाता है इनके हाथ में, राजा राम के हाथ में। शिवाजी की दूसरी पत्नी के पुत्र राजा राम के हाथ में आ जाता है और राजा राम की ही पत्नी थी ताराबाई। राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। ठीक है, तो इसमें कौन इसका मतलब किसने इस पद को, जब राजा राम इस मराठों का पेशवा के मतलब छत्रपति के रूप में बनते हैं, तब इन्होंने दो नए पद, एक प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा का गठन किया था, दो नए पद किया था। ठीक है, और ये जो दो नए पद थे इसको राजा राम ने ही किया था। तो राइट आंसर क्या है? बी। ठीक भैया, क्लियर हुआ ना? नहीं पता नहीं, अब जान लो भाई आप। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। देखिए अच्छा प्रश्न है। कुछ उपाधियां हैं, किसको दी गई थी? मुगल काल के समय की है और ये चित्रकार थे। इन चित्रकारों को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी जो कलाकार थे उस समय? अब्दुल समद की अगर हम बात करते हैं, अब्दुल समद को दी गई थी कौन सी दी गई? सीरी कलम की उपाधि दी गई थी अब्दुल समद को। सीरी कलम की उपाधि अकबर ने दिया था। अबुल हसन को नादिर जमा की उपाधि दिया था शाहजहां ने। कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम की उपाधि, क्योंकि बहुत सुंदर लेखक थे, ये बहुत सुंदर लेखक थे, इसलिए इनको जरीन कलम की उपाधि दिया। और उस्ताद मंसूर को नादिरुस अस्र की उपाधि दिया था जहांगीर ने। ठीक भैया, किसने दिया था? जहांगीर ने। तो 18 का क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग? ए का 3 से उठा लीजिए। ए का 3 यहाँ पे है, बी का 4, सी का 1। ये आपका राइट आंसर 4 होगा। राइट आंसर डी। बिल्कुल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलावदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण था?
तुगलक काल में जो ढलावदार दीवार बनाई जाती थी उसका अंतिम उदाहरण था, किसका यहाँ पे पूछा गया है, किस, तो यहाँ पे हसन खान का मकबरा, ईसा खां का मकबरा, अदम खां का मकबरा, शेर खां का मकबरा। तो आपको ध्यान में रखना जाए, शेर शाह साइड हो जाए क्योंकि तुगलक काल की बात यहाँ पे, तो राइट आंसर जो आपका यहाँ पे होगा वो ईसा खां का मकबरा होगा। क्या भाई, ईसा खां का मकबरा, 19 का बी, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलीवल खान निम्नलिखित भवनों में से किसका वास्तुकार था? अच्छा प्रश्न है। अलीवल खान किसका वास्तुकार था? हसन खां सूर के मकबरे का, शेरशाह के मकबरे का, अधम खां के मकबरे का, या हुमायूं के मकबरे का? ये अच्छा प्रश्न है, इसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे यहाँ पे 1 2 3 करके बताएंगे कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। क्या रहा भाई? राइट आंसर क्या रहा भाई? 20 नहीं पता सर जी। चलिए, इसीलिए तो सर जी हैं हम कि आपको पता हो जाए। कौन है ये? हसन खां। हसन खां कौन था? हसन खां शेरशाह का पिता था और शेरशाह का मकबरा, ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही हैं। इसका किया था अलीवल खां ने, इसका वास्तुकार अलीवल खां था। और एक नाम आता हुमायूं के अगर मकबरे का बात किया जाए, मीरन मिर्जा गयास। किसने किया था? मीरन मिर्जा गयास ने। मिर्जा गयास, इसने, यह वास्तुकार था मीरन मिर्जा गयास। क्लास रुक गई मैम, थोड़ा सा कर लीजिए। स्टार्ट हो गई? चलिए स्टार्ट हो गई भाई। अब बताइए फटाफट, क्या सही है? स्टार्ट हो गई ना क्लास? यहाँ पे राइट आंसर क्या बना? यहाँ पे 1 और 2 सही होगा। 1 2 कहाँ पे है? पहला ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही है जो 1 2 आपका राइट आंसर है। अब ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वल्लभाचार्य के अनुयायियों ने 1862-63 में किसके विरुद्ध द महाराज लाइवल केस दायर किया था? द महाराज लाइवल केस दायर किया था। आज थोड़ा सा प्रश्नों में कठिनाई ज्यादा है, ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए। कुछ प्रश्न आपके जो लगते हैं ज्यादा स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है। तो इसमें किसके विरुद्ध किया था भाई केस दर्ज? तो एक नाम आता है करसन दास मूलजी के नेतृत्व में। ज्यादा नहीं सोचना है, करसन दास मूलजी के नेतृत्व में। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर तो आप लोगों का आ ही रहा ऑलरेडी ही। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे, गुड। कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? कौन जो है राष्ट्रीय आंदोलन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? और वह एक भारतीय इतिहासकार था। तो क्या पीसी जोशी थे, पी रॉबर्ट्स थे, पर्सिवल स्पीयर थे, सुमित सरकार थे? तो इसमें जो आंसर है उसका नाम क्या था जिसने किया? पीसी जोशी के द्वारा। पीसी जोशी ये मानते थे, ठीक है, कि वह राष्ट्रीय आंदोलन का एक स्रोत के रूप में उसे मानते थे। डी नहीं भाई, डी 22 का डी नहीं, ए होगा, ए आंसर होगा। ठीक भैया श्रवण जी। चलिए, किसने कहा भारत की एकमात्र आशा जनता से है? उच्च वर्ग जो है वो शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। उच्च वर्ग जो है शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है और भारत की जो आशा है वो जनता से है। ये किसका कथन था? अच्छा प्रश्न है ये। और इन्होंने एक व्यक्ति और एक कथन और कहा था, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि भारत में अब गीता से ज्यादा फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह भी प्रश्न था कि गीता से ज्यादा, भगवत गीता से अधिक फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह भी उनका कथन था। और ये दोनों कथन एक ही व्यक्ति के हैं,
वो कौन किसके व्यक्ति क्यों है, कौन व्यक्ति है, वो स्वामी विवेकानंद के। और इसका जो उद्देश्य था कहने का मेन था कि युवाओं में जो शारीरिक और मानसिक वो क्या वो मजबूती हो, जरूरी नहीं केवल किताब तक ही सीमित रहे भाई, वो शारीरिक रूप से मजबूत हो। जब शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे तो मानसिक रूप से भी मजबूत हो सकते हैं। जब स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं समस्या आएगी। ये दोनों भारत की एकमात्र आशा जनता से है, यह भी वर्ग कथन और जो भारत में अब गीता से ज्यादा फुटबॉल के मैदान की जरूरत है, ये दोनों कथन जो थे वो स्वामी विवेकानंद के ही है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने 100 एकड़ भूमि में 1951 विनोबा भावे को दान में दी, जिससे भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? तो प्रश्न यही है, पहले तो चीज ये जान लीजिए भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो विनोबा भावे ने किया था। पूछा जाता कहां से किया था, तो आज वर्तमान में तो तेलंगाना उस समय आंध्र प्रदेश में था, तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक स्थान से किया था। ठीक है, और इसमें उनको जो पहली जो जमीन दी थी, एक रियासत थी, रियासत मतलब रियासतदार थे, सरदार थे, और उनका नाम था क्या, वेदिरे रामचंद्र रेड्डी। इन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, विनोबा भावे को दान दिया था भूमि। बिल्कुल बिल्कुल 24 का ए ही सही, वेरी गुड भाई, बहुत सुंदर। ठीक है, तो इन्होंने ही दान दिया था, रामचंद्र रेड्डी ने दिया था। क्लियर भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? भाई कौन सा ऐसा प्रागैतिहासिक स्थल है जहां पे छोटे छोटे उपकरणों के बड़े परिणाम में लघु पाषाण जो मिलते हैं, कहां प्राप्त होते हैं भाई? ये आदमगढ़ से, बागौर से, नलगोंडा से, संगनकल्लू से। तो अगर आपको यहाँ पे ध्यान में होगा तो एक स्थल है बागौर। बागौर कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। बागौर कहाँ पे स्थित है भाई? राजस्थान में स्थित है। और वहां पर क्या है, बहुत छोटे छोटे लघु उपकरणों प्राप्त हुए थे, मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और इसी बागौर में ही सबसे पहली बार पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके? पशुपालन के साक्ष्य भी पहली बार बागौर से मिलते हैं, और उसी के बाद फिर आदमगढ़ से मिलते हैं जो मध्य प्रदेश में है। तो प्रारंभ किस में थे? पशुपालन के साथ बागौर में, और उसी के साथ बहुत छोटे छोटे मतलब लघु पाषाण उपकरण मतलब मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। बिल्कुल 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 जगदीश जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जवाहरलाल नेहरू का विश्वास नहीं था? मतलब जवाहरलाल नेहरू क्या नहीं मानते हैं? देखिए भाई आज गलत हो रहा है तो आप लोग इसको मानिए, क्योंकि ज्यादा कुछ प्रश्न जो इसमें आज थोड़ा सा टफ प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या आज प्रश्नों में आज कठिनाई है, तो कुछ प्रश्न अगर गलत हो रहे हैं तो उस पर आप होपलेस मत होइएगा। ठीक, अब यहाँ पे है भाई जवाहरलाल नेहरू का किसमें विश्वास नहीं था। अब ये तो नहीं गलत होना चाहिए, ये अगर आप विचार करें किसमें विश्वास नहीं था तो ये गलत नहीं होना चाहिए। इसका बताइए, क्या प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं था, बोलने की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं था, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं था, आर्थिक असमानता में विश्वास नहीं था? डी, बिल्कुल बिल्कुल, गुड, वेरी गुड। क्या भाई यहाँ पर राइट आंसर? आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता में विश्वास नहीं था। इसका मतलब क्या था? आर्थिक समानता में विश्वास था उनका। असमानता में अगर विश्वास नहीं था तो इसका मतलब समानता में विश्वास रहा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ? डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा किया? यहाँ पे क्या है, संगठन में ये। अब ये सब प्रश्न आप विचार करके ही आंसर सही लगा सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं आप याद कर सकते। कुछ प्रश्न जो है उसके विचार करके आप अपने आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं आंसर। भारतीयों के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देना, संगठन में चुनाव शुरू करवाना, बहुभाषा भाषी प्रांतों का निर्माण करना, खादी ग्रामोद्योग की पैरवी करना। तो क्या हुआ? ए ही होना चाहिए। बिल्कुल गुड, सही है भाई, ए ही होना चाहिए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था भारतीयों के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया, चाहे उच्च हो चाहे निम्न हो, चाहे महिला हो पुरुष, सबको क्या किया? वो समान प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया। तो इससे क्या भारतीय संस्कृति की आकांक्षा मतलब भारतीय जो सभ्यता संस्कृति उसमें मिल गई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान रखना भाई, पहले तो इसको राउंड कर लो। नहीं है पूछा है, जब नहीं है पूछा है सी को भी बता दीजिए।
सी मतलब किसका, कौन से क्वेश्चन का भाई? आपने प्रश्न ही डिलीट, आपने आंसर ही डिलीट कर। चलिए जो भी होगा थोड़ा सा बता दीजिए क्वेश्चन का, किस क्वेश्चन का है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लेवल, लेकिन आपका आंसर भी उससे अच्छा आ रहा है। यश सिंह जी आपका आंसर भी उससे अच्छा आ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है? उपनिषद काल के राजाओं का उल्लेख हुआ है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। बात हो रही उपनिषद काल के राजाओं की, ठीक है, बाद के राजाओं की नहीं भैया। ठीक है, अजातशत्रु क्या मगध का शासक था? अश्वपथ कैकेयी का था? जनक विदेह से संबंधित थे? प्रवाहर जयवल पांचाल से संबंधित थे? इसमें आंसर कौन सा सही नहीं? बिल्कुल, वेरी गुड, क्या भाई गजब तैयारी आप लोगों की, अच्छा लगता है। तो यहां पे क्या आंसर सही होगा? यहां पे आंसर ए सही होगा। ध्यान रखना है, अगर जब उपनिषद काल में शासकों की बात करते हैं तो उस समय अजातशत्रु को काशी का राजा बताया जाता है, काशी का राजा। ठीक भैया, ये ध्यान रखना, इसीलिए हमने पहले बताया उपनिषद काल की बात हो रही है। आप उसके बाद बिंबिसार इन सब का उल्लेख मत करिएगा, क्योंकि उस समय मगध के राजा को बृहदत्त के राजा बताया गया था, बृहदत्त। ठीक भैया, तो ये चीज बताया गया है उपनिषद काल में, चीज दिमाग दिमाग में रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा भाई, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आपके क्या है कि मौर्य काल से जुड़ा हुआ है, और मौर्य काल में अशोक के अभिलेखों से प्रश्न उठा हुआ है। ये अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बताइए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका? क्लियर है? बी ही सही होगा कि और कुछ होगा? विचार करिए फटाफट, हमको लग रहा कुछ अलग होना चाहिए। इतना हिंट दे दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ अलग होगा। क्या भाई? ए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छे आंसर, बहुत सही आया आपका। ए, जिसका आंसर आया ए, ए नहीं है तो होगा क्या भाई? ए अगर है नहीं है तो क्या हो सकता है? यहां पे ध्यान रखना, ए में वृषभ नहीं है। लौरिया नंदनगढ़ पे क्या है? सिंह है, सिंह की आकृति है। ठीक भैया, सिंह की आकृति है, और जो वृषभ है ये माना जाता संकिसा में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है। जैसे बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि कौटिल्य के अस्तित्व पर संदेह प्रकट करते हैं, बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं। पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त मौर्य की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करते हैं। तो चंद्रगुप्त की राजसभा में सेल्यूकस के दूत मेगास्थनीज ने कौटिल्य की संज्ञान नहीं लिया। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? आपको ये चीज बताना है यहाँ पे। क्लियर हुआ भैया? तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्या चंद्रगुप्त की, यहाँ पे पतंजलि भी उल्लेख करते हैं, सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोनों सही होगा भाई। क्या है भाई? जगदीश जी प्लीज रिप्लाई, किसका भाई आप पूछ रहे हैं? रा... अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, रामपुरवा में वृषभ है भाई, बैल है। रामपुरवा उस पे वृषभ का उल्लेख मिलता है। नहीं नहीं, वृषभ ही है भाई, वृषभ ही है। ठीक, चलिए यहां पे जो आंसर आपका आएगा, यहां पे दोनों आंसर आएगा, दोनों आंसर आएगा। ठीक है, 29 का क्या मिस हुआ है थोड़ा सा? यहां तो आप, अच्छा सॉरी, यहां तो आंसर बना ही ना सबका, तो गड़बड़ क्या है?
हमने तो इसको बता ही दिया ना, ये लौरिया नंदनगढ़ में सिंह की बात हो रही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ए है। तो यहाँ पे कुछ विद्वान मानते हैं भाई कौटिल्य, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो सिर्फ मानते हैं ये शाम शास्त्री विंटरनिर्ज, ये बहुत सारे विद्वान ऐसे मानते हैं कि उनका अस्तित्व था। तो शाम शास्त्री ने 1909 ईस्वी में यह अर्थशास्त्र पुस्तक को निकाल कर पूरी तरह से स्थापित कर दिया कि जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य से ही जुड़े हुए थे। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धर्म सूत्र में समुद्र संयान को पत्नीर कर्म कहा गया? भाई किसमें कहा गया समुद्र संयान को पत्नीर कर्म? समुद्र संयान का मतलब क्या है? समुद्र पार जाना, समुद्र पार जाना। जो समुद्र को पार करने से वर्जित किस पे किया गया? वही कुछ कंफ्यूजन है भाई आपका? हमने उस पे जगदीश वर्मा जी, कुछ कंफ्यूजन आपको लग रहा है क्या अभी? देखिए लौरिया नंदनगढ़ का पूछा गया तो मतलब उसमें अंतर है। लौरिया नंदनगढ़ जो है वो आपका क्या है, उस पे सिंह की आकृति है, बाकी अन्य जो है आपके सुमेलित में थे। बस आंसर यही था इसका। अगर मान लीजिए देखिएगा एक बार बुक से चेक करिए, अगर कुछ आपको डाउट लगेगा तो बताइएगा। ठीक है, आपस्तंभ, बौद्धायन, गौतम, वशिष्ठ, यहाँ पे राइट आंसर मतलब समुद्र पार जाने के लिए उस पर वर्जित किया गया। ठीक है, तो वर्जित किया गया तो इसमें किस पे किया गया? बौद्धायन धर्मसूत्र में। बौद्धायन धर्मसूत्र में इसका उल्लेख किया गया भैया कि समुद्र अगर कोई पार कर रहा है उसका क्या है? विरोध किया जाता है। ठीक, सातवाहन अभिलेखों में भूमिदान के प्रति ग्रहीता को मिलने वाले परिहारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? मतलब जो भूमिदान दिया जाता था, भूमिदान में इसमें से किसका उल्लेख नहीं मिल रहा है? सातवाहन काल की बात हो रही है। क्या नहीं मिल रहा भाई? ये विष्ट पर प्रतिबंध, बेगार पर प्रतिबंध लगाना, इसका उल्लेख नहीं मिलता। बाकी और सबका क्या है उल्लेख? यहाँ पे मिल जाता है सातवाहनों के अभिलेखों में। सातवाहनों के अभिलेखों में सबका उल्लेख मिल जाता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ये तो सिंपल प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं। ये तो सिंपल सा प्रश्न है कि भाई कौन पहला व्यक्ति था जिसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और इसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, या पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती इसी कारण क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इसको तो आप फटाफट बता ही सकते हैं। क्या आंसर हो सकता है भाई? यहाँ ए ही हो सकता है, सबको पता है, इस पे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ही दशमलव पद्धति का भी विकास किया था। इन्होंने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का कारण भी बताया था। किसने? आर्यभट्ट ने। ठीक भैया, तो राइट आंसर ए ही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बड़े तमिल संत थे? कौन बड़े तमिल संत थे? नीचे दिए गए कोर्स से तमिल संत की बात करते हैं तो यहाँ पे एक तमिल संत में ये जो थे ये नयनार थे। जितने संतों की बात हो रही है सब का नाम है नयनार। तो इसमें से कौन नयनार संत थे? नयनार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अपार भी नयनार थे, मणिक वासनगर भी नयनार थे, सुंदर मूर्ति भी नयनार थे। तीनों थे, मल्लिकार्जुन पंडित नहीं थे, तमिल संत नहीं थे ये, मल्लिकार्जुन पंडित। ठीक भैया, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका डी छोड़ के बाकी सब होगा। कौन सा हो सकता है? एबीसी, एबीसी थे। क्लियर? ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कौन सा? ये भैया चोल शासन है। चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम क्या था? चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम क्या था? ये चोल है, ध्यान रखना, थोड़ा टाइप मिस्टेक है, ब्रोल लिख दिया गया है। तो यहाँ पे क्या माध्यम रहा होगा? चोल शासन में जो लगान वसूलते थे कहाँ से वसूला जाता था? ग्राम सभा से वसूला जाता था। जो माध्यम था वो क्या थे? ग्राम सभा संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ राज कर्मचारी, सामंत, कोषाध्यक्ष ये उससे जुड़े हुए नहीं थे।
क्योंकि आप लोग जब हम पीछे कई हम लोगों ने जब सॉल्व कराया था उसमें चर्चा किया था कि चोलों की सबसे महत्वपूर्ण जो उनका प्रशासनिक व्यवस्था में आता है उसका नाम क्या है, स्थानीय स्वशासन। उस स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आपको क्या थे, ग्राम सभा। ठीक है, तो यहीं से अब चोलों के जो राजस्व विभाग थे, तो राजस्व विभाग में क्या था, वारिपुत्र गक कहा जाता था, और वारिपुत्र उसके बाद उनका एक रजिस्टर तैयार होता था जिसको वारिपुत्र गक कड़ कहा जाता था। ठीक है, वो इसी समय क्या था, चोलों की ग्राम सभाओं से संबंधित ही थे, और उनके ग्रामों को क्या कहा जाता था, उर और सभा या महासभा कहा जाता था। ठीक, तो चीजें आपका राइट आंसर क्या है, किनके अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण एवं नई प्रवृत्ति, एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है, जैसे लाट संधि विग्रहिक। ये किसके अभिलेखों की बात यहां पे की गई है भाई, किसके अभिलेखों में लाट संधि विग्रहिक का शब्द का उल्लेख मिलता है। हमने पहले बताया कुछ आज प्रश्नों की संख्या आपका क्या है, थोड़ा सा लेवल ज्यादा है, तो ये कल्याणी के चालुक्यों को, कल्याणी के चालुक्यों के विषय में ये जो संधि विग्रहिक कहने मतलब जो विदेश मंत्री के रूप में होते थे उनको लाट संधि विग्रहिक कहा जाता था। ठीक भैया, लाट संधि विग्रहिक कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, सूची मिलाने के लिए है, ये अच्छा प्रश्न है। अब इसमें अगर देखा जाए एक दो प्रश्न आपके 2021 के टीजीटी में भी आए हुए प्रश्न हैं जो इसमें ऑप्शन में दिया है। तो एक तरफ है जैन ग्रंथ, एक तरफ उनके लेखक। अगर हम जैन ग्रंथ की, जैसे हमने बताया था आने में एक उद्योतन सूरी पूछा गया था, कुबले माला किसकी रचना है। 2021 में अगर आप देखेंगे पेपर, उसमें पूछा गया प्रश्न है कि कुबले माला किसकी रचना है, तो कुबले माला किसकी है, उद्योतन सूरी की। ये ऑलरेडी एक जैनी थे उद्योतन सूरी। ठीक है, राजस्थान के पास ये लिखी गई थी, पुस्तक थी। समरा इच्छ कथा, इसी को समरादित्य कथा भी कहते हैं, समरादित्य कथा इसी को कहा जाता है। समरादित्य कथा से कौन संबंधित थे, हरिभद्र संबंधित थे। ठीक भैया, तिलक मंजरी, तिलक मंजरी अगर बात करते हैं, तिलक मंजरी किसकी पुस्तक है, इसको बताइए। तिलक मंजरी, तिलक मंजरी यष्टिकल चंपू किसकी, दो तो हमने बता दिया, तो इस दोनों आपके पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक भैया, दोनों आपके क्या हैं, पूछे गए प्रश्न है। ये धनपाल की थी, चलिए धनपाल की मान लेते हैं, धनपाल की थी। यस, और बचा एक ही बचा सोमदेव का। अब इसमें मिला लीजिए कौन सा कॉलम मिल रहा है, कुबले माला, उद्योतन सूरी, मतलब ए का 4 होना चाहिए, ए का 4 एक ही है, डी ही होगा, डी, बिल्कुल 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 डी ही, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था। क्या ये सही है? वह सुल्तान इल्तुतमिश की बात हो रही है। वह जो प्रमुख सूफी संत थे जैसे बख्तियार काकी चिश्ती संबंधित थे, नागौरी थे, बहाउद्दीन जकारिया, इन सब का क्या करता था, सम्मान करता था। बी में है, वह अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालापों के आयोजन द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था और उसकी नीतियां रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के मतों से प्रभावित थी। क्या ये बी वाला सही है? रजिया को उसने अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की। क्या ये सही है? पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण उसे सूफियों का सौहार्द हासिल था जिसका उसने पूरा फायदा उठाया। भाई इसमें क्या आंसर आपका सही होगा? क्या आंसर सही होगा भाई? देखिए ये चीज ध्यान में रखिएगा। पहले तो इसको अगर हम बात करते हैं, वह अपने दरबार नियमित धार्मिक वार्तालाप के आयोजन उलेमाओं को संतुष्ट रखता था, इसकी चर्चा वो नहीं करता था। बी तो हटा ही दीजिए, बी हटा दीजिए। बाकी ये भी आपका सही आंसर है। ये भी रजिया को जब उसने नामांकित किया तो उलेमा का कोई उसने परवाह नहीं किया, क्योंकि उलेमा और ये तुर सरदार नहीं चाहते थे कोई महिला सुल्तान बने, इसने अपने स्वेच्छा से इसने किया था। ठीक है, तो एक और सी, ये ए और सी तो सही है। पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण उन्हें सूफियों का सौहार्द हासिल हुआ था, यह भी आपका आंसर क्या है? सही है। ठीक भैया, क्लियर? तो इसमें आपका ए सी डी बनना चाहिए। ए सी डी देखिए कहां पे है, ए सी डी आपका तीसरे पे आ रहा है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चल रहा है
चुका तो नहीं है। क्लास चल रही है ना? ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत के फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया था? यह भी अच्छा प्रश्न है कि महाभारत के जो फारसी अनुवाद हुआ था उसका फारसी अनुवाद किसने किया था? मुल्ला अहमद के समय किया गया था कश्मीर में, और उसमें कौन था? जैनुल आबदीन के समय। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। कहने का मतलब जिस प्रकार अकबर बहुत सारे कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, उसी प्रकार यह भी क्या था? गोहत्या भी बंद करा दिया था, सती प्रथा बंद करा दिया था। भैया भैया राधे राधे, ब्लैक डायमंड जी राधे राधे। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, जैनुल आबदीन ने भी किया था, इसीलिए इसको क्या है, कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित थी? भाई जैन कल्पसूत्र, अब इसका मतलब कि जैन कल्प, अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, यही तो है, जब साइड होते हैं तो हमको लग रहा हम दिखते ही नहीं है ना, फ्रंट पे नहीं आते। चलिए कोई बात नहीं, अब इसका आंसर बताइए भाई तब आप। क्या आंसर भाई? मालवा और गुजरात होगा भाई। यहाँ जो कल्पसूत्र पुस्तक थी, इसी कल्पसूत्र पुस्तक की जो चित्रकारी की गई थी वो किस क्षेत्र में प्रचलित थी? वो मालवा और गुजरात आंसर है। ठीक भैया, मालवा और गुजरात पे ही है ये। ठीक भैया, राइट आंसर क्या हुआ? ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाएंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। भाई कौन सुल्तान थे, किन सुल्तानों ने आदेश जारी किया है? अच्छा अच्छा, स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलिए आप लोग अभी हम आपको लास्ट में बता देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, बाद में हम सारा पीडीएफ उसी भिजवा दिया करेंगे। ठीक भैया, बात करके हम अपनी टेक्निकल टीम से बात करके उस पर क्या है आपका पीडीएफ भी डलवा दिया करेंगे, आप उसकी टेंशन न लीजिए। लिंक अभी आप लोग बस केवल आप लोग बताइए तो आपको, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मिल जाया करेगी। निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाएंगे? तो दो शासक थे, कौन कौन से? बी आंसर आ रहा, बहुत अच्छा आंसर आ रहा भाई, किसका? बी और डी, बी और डी। बी में फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल, बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छे, बहुत बहुत सही भैया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? बी ही होगा। सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक दो ऐसे शासक थे, उनका ये मानना था कि अगर मुस्लिम महिलाएं संतों बाहर, दिल्ली से बाहर संतों की मजारों पर जाएंगी तो क्या होगा, उनका वो पुरुषों की उनके ऊपर गंदी नजर पड़ेगी। इसी से बचने के लिए क्या है, उन्होंने इन दोनों शासकों ने, क्योंकि ये पूरी तरह से कट्टर इस्लामिक थे, ये लोग पूरी तरह से कट्टर इस्लामिक थे, इसीलिए इन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बलबन ने नहीं भाई, बलबन ने महिलाओं पर कोई रोक नहीं लगाई थी, महिलाओं की बात हो रही, बलबन ने नहीं लगाई थी भैया। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा इस पे, अगर ऐसा कभी आए तो एकदम दिमाग में रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बलबन ने इसका महिलाओं पर कोई प्रतिबंध ही नहीं लगाया था। बलबन का राजा तो नियम अलग था, बलबन कठोरता से शासन करता था। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए बहुत सारे डाउट आपके अगर दिमाग में इस तरह बन रहे हैं, तो जो हम लोग ऐप पे क्लास हम चला रहे हैं, तो उस ऐप पे जब हम लोग एकदम एकदम एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे तो उस पर एक एक चीज पर पूरी तरह से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसे तब वहां पे दिल्ली के सभी सुल्तानों की भी बात किया जाएगा, उसमें किसने क्या कार्य किया, फिर और कोई
कार्य अगर उस तरह किया तो उसकी भी तुलना की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह लेकर हम लोग चलेंगे जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। तो वो आपकी जो भी परीक्षाएं होंगी, चाहे जैसे अब अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, आज का जो अभी एलटी का एग्जाम हुआ, इसी एलटी के एग्जाम में हम लोग जो जीएस का पोर्शन हुआ, तो जीएस के पोर्शन में आपके 4 प्रश्न आए थे, 4 सेम आपके प्रश्न मिल गए थे जो हम लोग व्याख्या कर दिए थे, कोई उसमें अंतर है ही नहीं। ठीक है, अब जब वही मिल गए हैं तो हम लोग उसी प्रकार प्रयास करेंगे जो सारे प्रश्न मिल जाए। ठीक है, अब यही आपका इसी तरह हम लोग यही है कि सब्जेक्ट में भी प्रश्न मिल जाए, और हम लोग एलटी की एग्जाम के पहले एक महामैराथन क्लास लेके आएंगे, 400-500 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे, और उसमें सेलेक्टेड प्रश्न रखे जाएंगे, जिसे एग्जाम के 15 दिन पहले लेकर आएंगे, जैसे 1-2 बार सब रिवीजन कर ले। ठीक भैया, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या है? बी। एक शाही फरमान द्वारा निम्नलिखित में से आमेर के किस राजा को अपनी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोक दिया गया था? अच्छा, बहुत हलवा आया था जीएस, अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। प्रश्न इसका सॉल्व कर, इसका बताइए भाई। इसका क्या आंसर है? मिर्जा राजा जय सिंह। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बहुत सुंदर। मिर्जा राजा जय सिंह को ही। वतन जागीर क्या होती है? वतन जागीर की हम बात करते हैं तो जो वतन जागीर है, वह वतन जागीर में जो वंशानुगत दी जाती थी, सरदारों या जो जमींदार होते थे उन वंशानुगत जो दी जाती थी, वही उनको वतन जागीर कहा जाता था। तो उसी में एक नाम आता है, उसी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोक दिया गया था। किसको? इस सरदार को मिला था और उसने रोक दिया, भाई हमें मिला हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पे? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह नहीं प्राप्त कर पाए, मकराना के संगमरमर का प्रयोग नहीं कर पाए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। उसके परदादा ने बहुत सारे पशुओं, पौधों और लोगों के बारे में लिखा था, लेकिन अपने चित्रकारों को उनकी तस्वीरें बनाने का आदेश नहीं दिया। इन शाही परदादा प्रपौत्र की जोड़ी को चिन्हित करें। अब इसका क्या आंसर बन सकता भाई? बाबर, जहांगीर। अगर देखा जाए चित्रकारों को उनकी तस्वीरें बनाने का आदेश नहीं दिया तो जहांगीर हो नहीं सकता, ने दिया था। हुमायूं, शाहजहां। हुमायूं और शाहजहां की बात किया जा सकता है, क्योंकि हुमायूं ने भी वो नहीं किया था, और अकबर ने चित्रकार की बात किया था। ये हुमायूं ने क्या है, चित्र आदेश बनाने का वो नहीं किया था, और शाहजहां ने भी अपना चित्र बनवाया नहीं था। ठीक है, इन दोनों का उल्लेख यहाँ पे आता है। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन से जहांगीर के दरबार में थे? भाई जहांगीर दरबार में कौन संबंधित था? इस तो सिंपल सा प्रश्न है, इसको सब बता सकते हैं। कौन संबंधित था भाई जहांगीर के दरबार में? कौन सही भाई? अरे भाई, मंसूर था, अबुल हसन था। इसी दोनों को देख लीजिए, बी और सी किस में आ रहा है? बी और सी, बी और सी 3 में आ रहा है, बी और सी 3 में आ रहा है। ठीक है, मंसूर को नादिरुल असर की उपाधि दी थी, और अबुल हसन को नादिरुल जमा की उपाधि दी थी। ठीक है, अभी तो इसकी पीछे चर्चा हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर इस स्मारकों को व्यवस्थित करना है, सबसे पहले क्या बना था? अगर देखा जाए, सबसे पहले शेरशाह सूरी का मकबरा बनता है। शेरशाह सूरी के मकबरे के बाद फिर जब हुमायूं की मृत्यु होती है, हुमायूं का मकबरा बनता है। उसके बाद हुमायूं का मकबरा बनता है। उसके बाद चार मीनार में हैदराबाद का चार मीनार बनता है, और गोल गुंबज बाद में मिर्जापुर का बनता है। तो आपका सी बी ए डी, अब यहां मिला लो कौन सा है? सी बी ए डी, यही आंसर आपका 3, ये भी बन गया। ठीक भैया, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में दिया ही है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में दिया है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है। और गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? बीजापुर में है। 45 का डी, आपका सी। नीचे दिए गए वक्तव्य हैं, इसमें देखना क्या भाई?
गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया। पहली चीज, उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों के रूप में गुरु का पद अपने दामाद रामदास और उनके वंशजों को प्रदान करने का निश्चय किया। इस प्रकार गुरु के पद को वंशानुगत बनाया। इसमें क्या सही है भाई? गुरु अमरदास ने उत्तराधिकार की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया, ये तो सही है, इन्होंने पुरानी प्रथा को अपनाया था, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो एक प्रश्न ये दे दिया है कि गुरु के पद को वंशानुगत बनाया, तो अमरदास ने नहीं बनाया था, उसको बनाया था किसने? रामदास ने बनाया था। रामदास ने बनाया था अपने पुत्र अर्जुन देव को देकर। गुरु अर्जुन देव को इन्होंने पैतृक रूप से नियुक्त कर दिया था। तो दूसरा तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या होगा? एक सही होगा, दूसरा गलत होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ए सही है, आर गलत है, ये तीसरा में ही आपका आंसर सही हो। सी आंसर है 46 का सी। ठीक, क्योंकि ध्यान में यही रखना है, पुरानी पद्धति को इन्होंने अपनाई थी, लेकिन बाद में जो वंशानुगत जो बनाया पद को, तो वो रामदास ने बनाया गुरु अर्जुन देव को नियुक्त करके। तो पांचवें गुरु कौन थे? रामदास थे। और छठवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, सॉरी पांचवें गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, और उसके पहले रामदास पहले अमरदास थे। क्लियर? सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की और एक नए कैलेंडर आरंभ किया। किन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए? ये घटना कब की है भाई? ये घटना गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद की है, और उसी समय औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम शासक होता है। और बहादुर शाह प्रथम के समय में इधर सिखों का नेतृत्व कौन करता है? बंदा बहादुर करता है। बंदा बहादुर करता है। बंदा बहादुर ने जब सरहिंद का आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी, उसी के बाद इससे पातशाह की उपाधि स्वयं धारण की और गुरु के नाम के सिक्के चलाए। तो कौन कौन गुरु के नाम के सिक्के चलाए थे, वही प्रश्न पूछा गया है। तो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के इसने चलाए थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? 2 ही सही होगा, बी सही होगा। ठीक भैया, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, अकबर भूमि की पैमाइश और भूराजस्व की नकद उगाही के विस्तार का इच्छुक था। इस क्षेत्र में वह किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। इसका क्रियान्वयन कठोरता से किया। कारण है, अकबर ने इन सुधारों को शाह मंसूर और टोडरमल के नेतृत्व में लागू किया, लेकिन बिहार तथा बंगाल में विद्रोह भड़क उठा। तो प्रश्न आपका यही है कि अकबर भूमि की पैमाइश और भूराजस्व नगद उगाही के विस्तार का इच्छुक था। तो क्या यह सही है? प्रश्न अच्छा है भाई, थोड़ा सा आपको लगेगा दमदार प्रश्न के रूप में। तो पहली चीज दिमाग में रखना, पैमाइश नगद उगाही के विस्तार का इच्छुक था। तो यहां पे ये नगद उगाही की बात नहीं करता है, नगद उगाही की बात नहीं करता है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं था, यह भी गलत है। मतलब ये कथन आपका एक गलत हो गया। ठीक है, अकबर के इन सुधारों को शाह मंसूर और टोडरमल के नेतृत्व लागू किया। तो जो अकबर के द्वारा जो सुधार किए गए थे, वो सुधार किसके द्वारा किए गए थे? वो अकबर, टोडरमल और मंसूर के नेतृत्व किए गए थे। ये सही है। बंगाल में इसका विरोध भी किया गया था। ये आर सही होगा, ए गलत होगा। आर सही है और ए गलत होगा भैया। ठीक है, थोड़ा वो दिखाइए, दिख नहीं रहा कितने लोग लाइव है। ठीक भैया, क्लियर है ना? तो डी ही आंसर आपका सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुंडी के निमित्त नगद भुगतान पर छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी। देखिए थोड़ा सा ये सब अच्छे प्रश्न में है। जो नगद भुगतान हुंडी में होता था, तो मध्यकाल को सतारही कहते थे। क्या कहते थे? सतारही शब्द का उपयोग किया जाता था। क्लियर भैया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तैमूर के घराने के समस्त संप्रभु शासकों, यहां तक कि सिकंदर लोदी के काल से अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में से कोई भी निष्ठा, आप संयम, न्याय में उसके बराबर नहीं था। उपयुक्त अवतरण में खफी खां निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की न्यायप्रियता की सराहना कर रहा है? मतलब मुगल बादशाह तो किसकी न्यायप्रियता, सॉरी खफी खां जो था वो किसकी
यहाँ पे न्यायप्रियता का उल्लेख करता है। प्रश्न आपका यही है, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का। देखिए, एक खफीका की पुस्तक है मुंतखब उल लुबाब। कौन सी पुस्तक है? मुंतखब उल लुबाब। मुंतखब उल लुबाब खफीका की पुस्तक है। और इसी पुस्तक में उसने बताया मुगल सम्राट किसकी? मुगल सम्राट औरंगजेब की न्यायप्रियता का उल्लेख करता है कि तैमूर खे वंश का कोई भी ऐसा नहीं था, या तो सिकंदर लोदी भी से लेकर समझ कोई थे जो ऐसा है जो जिसकी न्यायप्रियता इतनी अच्छी हो। ये पूरा इसके समय में ये था। ठीक है, तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो रहा है? 4। क्लियर भैया? अगला है, डुप्ले की अवज्ञा कर ला बुर्डोनो, बुर्डोने नाम है, द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था, पूछा है। आपको जब पता होगा फ्रांसीसी युद्ध जब चल रहा था, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जब चल रहा था, उस समय कुछ समय के लिए जो डुप्ले ने मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन फिर बाद में मद्रास को वापस करने की बात पूछी जा रही है, तो उसमें कौन सा कारक नहीं सम्मिलित था? डुप्ले की सत्ता के समझ समर्पण न कर अपनी स्वतंत्रता को जताना, संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं के लिए उसे कोई उपहार प्राप्त हुआ था, ला बुर्डोनो ने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने के लिए वचन दे दिया, बिल्कुल दे दिया था। फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बुर्डोनो को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया था। इसमें कौन सा था? क्योंकि फ्रांसीसी था ला बुर्डोनो, और कहां से था? ये मॉरिशस का था, मॉरिशस का गवर्नर था। डुप्ले के बुलाने पर यह आया था, और इसी के सहयोग से ही डुप्ले ने मद्रास को जीत लिया था। तो उसमें पूछा गया भाई कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि फ्रांस की घरेलू सरकार जो थी उसने कोई इसको आदेश नहीं दिया था, कोई आदेश नहीं दिया था, बाकी सब सही है। यही आपका क्या है यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो 51 का क्या आंसर होगा भाई? 51 का 4 होगा। फ्रांस की सरकार ने यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, पहली चीज ध्यान में रखना है। बाकी ये स्वतंत्रता को जताना भी था, संभवतः ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं के लिए उसे कोई उपहार प्राप्त हुआ था। दूसरी चीज, क्योंकि कुछ घुस ले लिया था, धन प्राप्त कर लिया था, धन प्राप्त करके उसने अंग्रेजों को पुनः मद्रास सौंप दिया था, लेकिन बाद में हालांकि डुप्ले ने फिर उसको क्या किया था? जीत लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द उल्लेख प्रयुक्त हुआ? सबसे पहले अनुसूचित जात शब्द कहां पे आया, किसमें? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ऐड भी कर सकते हैं और आपको जानना भी है भाई। अक्सर आपको अनुसूचित जाति, जनजाति, इस तरह शब्द मिलते रहते हैं, तो सबसे पहले किस एक्ट के तहत अनुसूचित जात शब्द का प्रयोग किया गया? ठीक है, 1919 का 9 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या भारतीय गणतंत्र का संविधान में किसमें किया गया? अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, बाकी और सब जुड़े हैं, देख रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं, उसका टेंशन न लीजिए आप। चलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई? क्या रहा आंसर? सी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट एंड एक्ट ऑफ इंडिया में ही क्या इसका उल्लेख किया गया है, सबसे पहली बार अनुसूचित जातियों का उल्लेख। ठीक भैया, और गवर्नमेंट इंडिया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, इसमें क्या उल्लेख, अभी सबको जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल इसकी चर्चा करेंगे इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के परिप्रेक्ष्य में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्या हम लोग इसको इतिहास के में भी लेकर चलेंगे। प्रश्न है, 1857 के पहले हुए किसानों के कुछ विद्रोहों में पूरी तरह से सिर्फ आदिवासियों ने शिरकत की, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीतिक स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण खतरे में पड़ने लगा था। क्या ये सही है? और ये सही भी लग रहा है। मेन कारण क्या था कि जो किसान, पहले जो किसानों को जो विद्रोह हुए थे वो आदिवासियों की तरफ, 1857 के पहले की बात है, जिसमें एक आपका देखते संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था ना, वही चीज बात कहा जा रहा है, उसी संबंधित थे। तो क्या है, इसमें ब्रिटिश सरकार जो थे उनके क्षेत्रों पर अधिकार करती चली जा रही थी, इसका उन्होंने विरोध किया।
दूसरा कारण क्या है, 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी की सरकार ने राजस्व में जो सुधार किया था उसे भारतीय ग्रामीण समाज की बुनियादी रूप से प्रभावित किया और बदला। दोनों में से क्या सही हो सकता है? थोड़ा सा कथन लंबे हैं, इन दोनों में क्या सही हो सकता है आपको ये बताना भाई। तो क्या है भाई, दोनों सही है, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर भाई। तो राइट आंसर क्या है, दोनों सही है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों की बात सही साबित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि भाई कौन सा ऐसा मुस्लिम था जो उलेमाओं को उलेमा जो मुस्लिम उलेमा था उनको तैयार किया था कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए? तो इसको नाम इसका है जमाल अल-दीन अफगानी। जमाल अल-दीन अफगानी इन्होंने तैयार किया था। क्लियर भैया? आगे बढ़ा जाए। दिल्ली शहर 4 नगरों से मिलकर बना है। चौथा नगर जहां पनाह है, इसके संस्थापक की इच्छा थी कि इन चारों नगरों को एक ही दीवार से जोड़ दिया जाए, लेकिन इसके कुछ अंशों के निर्माण के बाद ही इसने अपना इरादा छोड़ दिया था। उसमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसने ऐसा किया था? भाई कौन सा ऐसा शासक था? आपको पता है एक शासक इसमें ऐसा था जिसने दिल्ली से अपनी राजधानी ही हटा दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक था। यहाँ कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसने परिवर्तन ही कर दिया, राजधानी ही बीच में उसने विचार त्याग कर राजधानी ही परिवर्तन कर दिया। तो यही उसका विचार, मतलब इसी ने ही कोशिश किया था। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस फारसी पुस्तक में भारी वजन उठाने वाले हवीत का पहली बार आकृतिक प्रमाण वर्णित है? भाई ये बताइए, इसका आंसर दीजिए भाई आप। क्या आंसर आ रहा भाई? सीरत फिरोज शाही, सीरत फिरोज शाही में इसका उल्लेख मिलता है। देखिए हमने पहले बताया आज कुछ प्रश्न टफ थे और हम लोग प्रयास करेंगे इससे प्रश्न को थोड़ा कम डालने का। ठीक है, क्योंकि बाद में पता लगा आप लोग अंतिम समय में होपलेस हो जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न आए हुए गड़बड़ होने लगेंगे। ठीक भैया, तो राइट आंसर क्या है? सी। अगला है, कुछ फारसी शब्दावलियां हैं और उसके अर्थ है। यहाँ भाई क्या हो सकता है? प्रश्न आपका ये है, कुछ फारसी जो शब्दावलियां है उसके अर्थ है, इसमें क्या आंसर सही हो सकता है, यही बताना आपको। क्या है भाई? बक्काल क्या है? पंसारी। मवाज क्या है? किलेबंद गांव है। खानका क्या है? सूफी संत है। दस्तार क्या है? पगड़ी। ठीक है, ये कुछ शब्दावलियां हैं इनसे, और इस शब्दावली में आपका बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक भैया, बी आंसर आपका सही होगा। क्लियर? सही है सर, ये ही रहे, इसमें कोई चेंज न कर लेवल में। ठीक है भाई, कोशिश किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं आज कुछ ही लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने अनुवाद ब्यूरो मतलब अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? प्रश्न यही है, इन शासकों में कौन ऐसा था जो अनुवाद विभाग की स्थापना किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, कश्मीर का जैनुल आबदीन और अकबर। इसमें कौन किया था? तो सबको पता है, दोनों लोगों ने किया था। एक कश्मीर का क्या कहते हैं, सुल्तान जैनुल आबदीन ने किया था, और
मुगल बादशाह अकबर ने। 2 और 4 ऑप्शन में है कहीं पे? 2 और 4 पहला ही ऑप्शन है। 2 और 4 पहला ही आंसर ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासन काल में भारत यात्रा करने वाले निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। क्या आंसर आ रहा भाई? पहले ये आया था, इसके बाद ये आया था, फिर ये। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, राइट आंसर 2। ठीक है, राइट आंसर 2 या बी वाला आपका सही है। बी ही सही होगा भाई। ठीक, चलिए आज की क्लास आज यहीं तक हम लोग। ठीक, कुछ आप लोगों की इंफॉर्मेशन है जो आपके LT GIC प्रवक्ता इन सबके लिए समान अध्ययन की पूरी क्लास चल रही है। समान अध्ययन की क्लास से ही आपको आंसर, आपके GS के प्रश्न पत्र आपको मिल जा रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कुछ गणित चलते रहे, सब आपको मिल जा रहा है। ठीक भैया, दूसरी चीज कुछ और इन्फॉर्मेशन है आपका कि जैसे यहाँ पे TGT PGT LT GIC नेट JRF इस सब की आपकी क्लासेस ऑलरेडी दी ही जा रही, डेली आपको बताई जाती है। और इसी के साथ साथ आप एक काम करिएगा, आप लोग क्या है कि ये द स्मार्ट विजन क्लासेस करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। द स्मार्ट विजन क्लासेस करके द स्मार्ट एक में ही लिखना है, द स्मार्ट विजन एक में ही लिखना है, क्लासेज अलग करके लिखना है। आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, सारी चीजें क्या है आपका यहीं से, उसमें आपका जो भी PDF होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको बराबर उस पर मिलती रहेगी, उस पर आप अपडेट कर लेंगे। ठीक भैया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। आपको हाँ, जो नए लोग होंगे वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आपकी जो भी क्लास लगेगी तो आपको तुरंत सूचना उसकी मिल जाएगी। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।